हेलो गाइस, माय नेम इज़ हरिओम शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए दोस्तों, एसिड बेस एंड साल्ट अम्ल क्षार एवं लवण का मैंने 2 लेक्चर डाल दिए हैं। ठीक है, ये तीसरा लेक्चर है। जिस किसी भी ने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा हो उनको कंप्लीटली तरीके से देख लें, अन्यथा ये लेक्चर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए, ये चैप्टर है 10th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझते चलिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास में सीखेंगे पीएच स्केल, और देखिए आज ही चैप्टर को फिनिश कर देंगे और अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे जल्दी। उसका नाम होगा धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाले चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें देखिए इस वाले लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे पीएच स्केल। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पीएच स्केल। तो हेडिंग बना लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर पीएच स्केल क्या बना लेते हैं? पीएच स्केल। वेरी इंपोर्टेंट, एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से, पूछ लेता है कि कैसा क्वेश्चन है, अभी बता देंगे हम। ठीक है, देखिए हेडिंग है आपकी पीएच स्केल। क्या है? पीएच स्केल, ये आपकी हेडिंग है दोस्तों। हेडिंग का नाम क्या है? पीएच स्केल। तो फटाफट से हेडिंग बना लीजिए आप जल्दी से, पीएच स्केल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कहानी को फिर। हेडिंग बना लीजिए दोस्तों फटाफट से जल्दी, पीएच स्केल। हेडिंग का नाम क्या आपकी का? पीएच स्केल। तो दोस्तों देखिए, मैं कुछ डायग्राम के द्वारा आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो समझ से चलिएगा बस। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे इसे बोलेंगे हम जीरो। क्या बोलेंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको सिर्फ समझ में आएगी। जैसे सबसे पहले मैं बात कर लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए। इधर देखिए, सबसे पहले आपको इसमें क्या समझना है, जैसे मैं कुछ चीज़ें आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे 0 से लेकर के 7 तक, कहाँ से? 0 से लेकर के यहाँ तक जो होते हैं वो तुम्हारे इधर की साइड में क्या होते हैं? अम्ल। क्या होते हैं? अम्ल। ठीक है दोस्तों, इधर की साइड में अम्ल होते हैं। जो 7 से होते हैं उन्हें बोल देते हैं साल्ट, यानी कि लवण। 7 पे आगे जो मिलते हैं उनको बोलते हैं लवण। और इधर 8 से लेकर के जो आपके 14 तक जाते हैं वो होते हैं तुम्हारे क्षारक। क्या होते हैं दोस्तों? क्षारक। किधर से साइड से? इधर से ऐसे। ठीक है, तो जैसे आपसे कोई पूछे, यहाँ पे नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। नोट पॉइंट बनाते हैं यहाँ पे हम। देखिए पीएच 7 कितना? पीएच इक्वल टू कितना हो? 7। कितना हो? 7। जैसे मैं बोलूँ पीएच एक होगा इक्वल 7, एक होगा पीएच 7, एक होगा पीएच बड़ा होगा 7 से। ठीक है, तो इनमें हमें बताना पड़ेगा कि कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, क्या उदासीन होगा, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इसको। pH इज इक्वल टू 7 है तो कैसा विलयन होगा? देखिए 7 हो तो वो आपका होगा उदासीन विलयन। कैसा दोस्तों? उदासीन विलयन। उदासीन विलयन। कैसा विलयन है दोस्तों आपका? उदासीन। अगर ऐसा हो pH 7 यानी कि 7 से इधर की साइड का हो तो कैसा विलयन होगा आपका? कैसा होगा दोस्तों आपका? अम्लीय विलयन। कैसा होगा? अम्लीय। अम्लीय विलयन। अगर पीएच बड़ा हो 7 से तो कैसा होगा दोस्तों? क्षारीय। कैसा होगा? क्षारीय विलयन। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण बात है।
जैसे जो हमारे दैनिक जीवन में पीएच के महत्व होते हैं कि हमारे दांतों का पीएच 5.5 होता है और उसके कम होने से हमारे दांतों का 6 होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको मैं भी लिखवाऊंगा, पहले फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं हम। दैनिक जीवन में पीएच के महत्व, हेडिंग है हमारी, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। क्या हेडिंग है हमारी? वेरी इंपॉर्टेंट। दैनिक जीवन में, किसमें दोस्तों? दैनिक जीवन में पीएच के महत्व, यानी पीएच वैल्यू के महत्व। क्या दोस्तों हेडिंग? दैनिक जीवन में पीएच के महत्व। जैसे पहला महत्व देख लेते हैं हम यहाँ पे, हमारा शरीर 7 से 7.9 यानी कि 7.8 लिख लेते हैं यहाँ पे, पीएच के बीच कार्य करता है। किसके बीच? 7 से 7.8 के बीच कार्य करता, ठीक है। ये समझ में आएगा दोस्तों। जैसे जो हमारा शरीर होता है वो 7 से 7.8 पीएच के बीच क्या करता है? कार्य करता है। जैसे आपको एक मजेदार पॉइंट बता देते हैं इसमें, देखिए मधुमक्खी के डंक में, इसमें दोस्तों मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक कैसा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? मेथेनोइक। अंडरलाइन कर लेंगे इस पर हम। और जो मेथेनोइक अम्ल होता है उसी के कारण दोस्तों हमारे जहाँ पे हमें मधुमक्खी खाई जाती है, तुमने देखा होगा वहाँ पे क्या होती है? जलन होती है और दर्द सा महसूस होता है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसी के कारण हमें दर्द व जलन होती है। किसके कारण दोस्तों? जैसे मधुमक्खी हमारे यहाँ पे खाती है, जैसे अपना डंक अंदर डालती है, तो उसके डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, ब्लड में मिल करके वो हमारे में मेथेनोइक अम्ल सूजन व दर्द को पैदा करता है। तो फटाफट से आप इसको पॉइंट को नोट कीजिए जल्दी से दोस्तों। एक और पॉइंट लिख लेंगे इसमें हम अभी। फटाफट से नोट कीजिए। जल्दी से नोट कीजिए दोस्तों। जल्दी से नोट कीजिए भाइयों। समझ में आया होगा ये आपको। हमारा शरीर जो है 7 से 7 पीएच के बीच कार्य करता है, और हमारे शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? और मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जो कि आपका हमारे शरीर में दर्द और जलन पैदा करता है, ठीक है। वो ब्लड में उसका अम्ल मिल जाता है, ठीक है। और एक और इसमें पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, जैसे तीसरा, हमारे शरीर में दांतों का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का गिरना, यानी कि 6 लिख सकते हैं यहाँ पे हम,
या हम लिख सकते हैं गिरना शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, मतलब हमारे दांतों का जो पीएच मान होता है वो 5.5 होता है। अगर उससे कम होता है, 5.5 से हमारे दांतों का पीएच वैल्यू कम होती है तो उनका गिरना क्या होता है, चालू हो जाता है। हमारे शरीर में दांतों का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है, यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं दांतों का गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, फटाफट से इन 3 पॉइंटों का आपको जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं है तीनों पॉइंटों में, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। और कुछ नहीं है इधर की बस समझनी है आपको वैल्यू। इनके अंदर कुछ कलर्स भी होते हैं, जैसे ब्लू, रेड, है ना, ऐसे करके होते हैं। तो कुछ नहीं है, बस समझना है बस आपको, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बस समझने वाली बात है। नहीं आई समझ में तो वीडियो को फिर से इसके ऊपर दोबारा चालू करके देखें, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नई हेडिंग पढ़ेंगे अब हम लवड़ यानी कि साल्ट। यहाँ पे आपके क्या दोस्तों, अम्ल और क्षारक क्या होते हैं यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब यहाँ पे हम आपके क्या स्टार्ट करेंगे, लवड़। और देखिए यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन कैसे बनता है, एक बात बता दूंगा आपको। पेपर में पूछेगा अगर पीएच वैल्यू 7 है तो विलयन कैसा होगा, उदासीन। पीएच वैल्यू 7 बड़ा है 7 पीएच से इधर की साइड में, तो कैसा होगा, अम्लीय। तो इधर की साइड में कैसा होता है, क्षारीय। ये बस कॉन्सेप्ट आपको याद रखना। और ये कुछ पीएच वैल्यू के मैथ है हमारे दैनिक जीवन में, तो वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग पे बढ़ देंगे अब हम। क्या आपकी नेक्स्ट हेडिंग, लवड़। अब हम लवड़ के बारे में पढ़ेंगे। लवड़ क्या होते हैं, यानी कि साल्ट देखा जाए तो। अब साल्ट के बारे में प्रिपरेशन करेंगे, है ना। तो इसे रफ कर देते हैं पहले जल्दी से। समझ में आई गया होगा दोस्तों ये आपके। ठीक है, फटाफट से इसे रफ करके नेक्स्ट हेडिंग पर पहुंचते हैं। और देखिए आज ही इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से, जिसका आपका नाम होगा धातु एवं अधातु। ठीक है दोस्तों, जैसे अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर लवड़ यानी कि साल्ट क्या होते हैं। देखिए साल्ट कैसे बनते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे अगर किसी भी चीज़ को जैसे अम्ल और क्षारक को मिलाने से जो चीज़ उत्पाद प्राप्त होता है, जैसे लिख लेते हैं यहाँ पे हम क्या मिलाएंगे, अम्ल के अंदर क्षारक मिलाने से लवड़ गिव्स टू, लवड़ बनता है आपका, और प्लस क्या बन निकल जाता है, H2 यानी कि जल। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो इसका हो गया शुद्ध समीकरण। अब इसका रासायनिक समीकरण लिख लेते हैं। जैसे दोस्तों मैं ले लूँ यहाँ पे जैसे मैं ले लूँ, मान के चलिए HCl, क्या ले लिया मैंने आपका यहाँ पर HCl, और यहाँ पे ले लूँ मैं NaOH, क्षारक में NaOH। तो गिव्स टू दोस्तों आपका देखिए NaCl, क्या प्राप्त हुआ आपका NaCl, और प्लस H ये है यहाँ पे आपका, एक H ये है, तो यहाँ पे ये H2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा आपका H2। तो देखिए दोस्तों ये जो आपका प्राप्त हुआ है उत्पाद, ये आपका क्या है, साल्ट। क्या आपका साल्ट, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण नमक, जो हम घर में प्रयुक्त करते हैं। आटे में जो नमक डालते हैं, अब सब्जी में जो नमक डालते हैं, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक होता है वो आपका। क्या लिखते हैं यहाँ पे, साधारण नमक। ठीक है, इतनी बेसिकली सिंपल बात आपको समझ में आई होगी, तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। अब जैसे हम दोस्तों सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें लवड़ों से केमिकल्स यानी रसायनों का निर्माण, हेडिंग है हमारी इसमें अब लवड़ों से केमिकल, लवड़ों से केमिकल्स यानी कि रसायनों का निर्माण। मतलब कुछ नहीं है आपका, इसमें सिंपल है, अभी बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए। जैसे कि जो लवड़ होते हैं उनसे बहुत सारे केमिकल्स बनाए जाते हैं, है ना, जैसे धोने का सोडा, व्यंजक चूड़, प्लास्टर ऑफ पेरियोपी, है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसको एक एक करके हम एक्सप्लेन करते चलेंगे। पहले हेडिंग बना लीजिए आप, लवड़ों के द्वारा यानी कि लवड़ों से केमिकल्स यानी रसायनों का निर्माण यानी रसायन बनाने की विधि, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो उसमें पहली पढ़ेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ेंगे दोस्तों हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
पहली विधि, पहला केमिकल जो पढ़ेंगे इसमें पहला कौन सा पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, किसके बारे में प्रिपरेशन करेंगे पहले हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बारे में दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, ये तो फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो सिंपल सा है। इसके बारे में पहले इसका निर्माण देख लेंगे हम। क्या देख लेंगे दोस्तों, इसका निर्माण। इसी के अंदर हम हेडिंग बना लेते हैं इसका निर्माण। क्या बना लेते हैं दोस्तों, निर्माण। तो यहीं पे लिख लेंगे हम इसका निर्माण कैसे होता है। देखिए, जब हम सोडियम क्लोराइड यानी के अंदर जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो वियोजित हो जाता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो वो वियोजित हो जाता है, नहीं कि अपने अणुओं में टूट जाता है। तो वो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित कराने पर यह वियोजित हो जाता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित कराने पर क्या दोस्तों, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित कराने पर यह वियोजित हो जाता है। क्या हो जाता है, ये वियोजित हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, यह वियोजित हो जाता है। और क्या देता है लास्ट में दोस्तों आपका, NaO या NaOH देता है। क्या देता है दोस्तों आपका, ये NaOH देता है। ठीक है दोस्तों, बेसिकली सिंपल सा आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए जैसे डेफिनेशन इसकी। फटाफट से नोट कीजिए दोस्तों। इसे रफ कर देते हैं हम। जैसे अब क्या लिखा है हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित कराने पर विद्युत हो जाता है और OH NaOH को देता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं हम। 2NaOH प्लस जिस मान लीजिए 2H2O गिव्स टू, यहाँ पे आपका NaOH प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, NaOH, Cl2 प्लस H2। तो ये बेसिकली इसकी तो रिएक्शन बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसके किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग देख लेते हैं दोस्तों हम। किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग देखेंगे किसके दोस्तों, NaOH के उपयोग। तो देखिए सिंपल सा है, Cl2 जल की स्वच्छता करता है ना, ईंधन में Cl2 जल की क्या करता है, स्वच्छता। यहाँ पे देख लेते हैं हम Cl2 और यहाँ पे देखेंगे H2। ये जल की स्वच्छता करता है। जल की स्वच्छता के प्रयोग में किया जाता है, जल की स्वच्छता। ठीक है, मतलब PVC। और ये किसमें किया जाता है दोस्तों आपका, ईंधन में। किसमें दोस्तों आपका, ईंधन में। H2 किसमें प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों आपका, ईंधन में। ठीक है, और NaOH साबुन का कागज जो होता है, साबुन व कागज भी लिख सकते हैं सिंपल तरीके से, साबुन व कागज बनाने में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, NaOH, ये जो है क्या लिखेंगे, NaOH। ये किसके उपयोग में आता है, कागज व साबुन बनाने में। इसमें कागज व साबुन बनाने में। तो किसके उपयोग हो गए दोस्तों आपके, तीन बेसिकली छोटे छोटे से, किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। किसके हो गए दोस्तों आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बेसिकली क्या हो गए, उपयोग हो गए। ठीक है, अब दोस्तों हम पढ़ेंगे जैसे व्यंजक चूर्ण।
मतलब लवणों से केमिकल का निर्माण जो होता है, पहला निर्माण किसका हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का। दूसरा निर्माण होता है लवण से ब्रंजक चूड़ का, किसका, ब्रंजक चूड़ का। तो सबसे पहले हेडिंग बना लेंगे यहाँ पे हम, ब्रंजक चूड़, इसे रफ कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ब्रंजक चूड़। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे अब, ब्रंजक चूड़, ब्रंजक चूड़। अब ब्रंजक चूड़ का फॉर्मूला आ रहा होगा आपके दिमाग में, नहीं आ रहा होगा तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। CaOCl2। क्या होता है दोस्तों, CaOCl2। तो सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा आपका। जैसे इसका निर्माण देख लेते हैं, किसका, ब्रंजक चूड़ का। तो हेडिंग बना लीजिए आप यहाँ पे, निर्माण। ठीक है, देखिए जब शुष्क भुजे हुए चूने में, किसमें दोस्तों, शुष्क भुजे हुए चूने में CaOH का वोल्ट जो क्लोरीन गैस होती है उसमें क्लोरीन द्वारा वियोजित हो जाता है। तो लिख लेते हैं इसी बात को हम यहाँ पे। शुष्क भुजे हुए चूने में, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, शुष्क भुजे हुए चूने, इसमें दोस्तों शुष्क भुजे हुए चूने, यानी कि हम यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं CaOH का होल ट्वाइस, किसका, CaOH का होल ट्वाइस। भुजे हुए चूने पर क्लोरीन द्वारा, क्या लिख सकते हैं हम दोस्तों यहाँ पर, भुजे हुए चूने पर क्लोरीन के द्वारा क्या होता है, निर्माण होता है आपका। तो सिंपल सा है, आपका समझ में आएगा होगा आपके। जैसे देखिए इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर। देखिए क्या देख लेते हैं, CaOH का होल ट्वाइस है दोस्तों आपका यहाँ पे, क्या आपका, CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे देखिए CaOH के होल ट्वाइस की रिएक्शन यहाँ पे हम अगर H2O के साथ करा देते हैं, किसके साथ दोस्तों, H2O के साथ करा देते हैं, या अगर H2O ना लगे Cl2 लिख सकते हैं यहाँ पे हम, क्लोरीन के साथ। लिख तो रहा है यहाँ पे भाई, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के साथ कराते हैं तो गिव्स टू आपका क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा आपका, CaOCl2 प्लस H2O। तो बेसिकली ये तो आपकी रिएक्शंस हो गई। अब पढ़ेंगे हम ब्रंजक चूड़ के उपयोग। क्या पढ़ेंगे, ब्रंजक चूड़ के उपयोग। तो उपयोग यहां पे लिख लेते हैं हम इसका। देखिए पीने के, यहां पे लिख लेते हैं, पीने वाले पानी में, पीने वाले पानी में उपस्थित, पीने वाले पानी में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट करता है। रोगाणुओं को क्या करता है दोस्तों, नष्ट करता है। कौन करता है, ब्रंजक चूड़ नष्ट करता है। तो बेसिकली इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये हो गया आपका लवणों से दूसरा केमिकल्स कौन सा निर्माण होता है, ब्रंजक चूड़ का। कौन सा होता है दोस्तों, ब्रंजक चूड़ का। तीसरा देखेंगे हम बेकिंग सोडा। क्या देखेंगे हम दोस्तों, बेकिंग सोडा। तीसरा आपका यहाँ पे बेकिंग सोडा, NaHCO3। यहाँ पे पहले ऐसे करके आप तीसरा हेडिंग बना लीजिए। कौन सा है दोस्तों आपका यहाँ पे, बेकिंग सोडा। फटाफट से में आइए, इसका निर्माण और इसका फॉर्मूला वगैरह देख लेंगे हम। देखिए बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। आगे होगा आपके समझ में, पेपर MCQ में भी पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताइए। तो क्या बताना आपको, NaHCO3।
तो देखिए जल्दी से नोट कीजिए इस बात को। बताइए दोस्तों, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बना रहे हैं हम, क्या प्राप्त होगा आपका यहाँ पे होगा, जल्दी से बनाइए दोस्तों, क्या प्राप्त होगा, जल्दी से बनाइए। बताइए दोस्तों क्या प्राप्त होगा आपका। देखिए प्राप्त होगा उत्पाद आपका NH4Cl प्लस क्या प्राप्त होगा आपका, यहाँ पर लिख लेते हैं हम NH साफ तरीके से, क्या प्राप्त होगा NH4Cl प्लस क्या प्राप्त होगा NaHCO3। तो बेसिकली ये रिएक्शन है इसकी छोटी सी। जो अग्निशामक यंत्र जो होता है इसकी आग बुझाने में जो यूज किया जाता है, क्या किया जाता है आपका, बेकिंग सोडा यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है दोस्तों आपके यहाँ पे, बेकिंग सोडा। तो इसका उपयोग लिख लीजिए, उपयोग में लिख लेंगे अग्निशामक के इस्तेमाल में, किसमें, अग्निशामक यंत्र में, ऐसे लिख सकते हैं अग्निशामक यंत्र में इस्तेमाल, इसमें दोस्तों इस्तेमाल होता है अग्निशामक यंत्र में। क्या है इसका बेकिंग सोडा का उपयोग, ठीक है। ये किसके द्वारा, लवणों के यानी केमिकल्स के निर्माण के द्वारा 3 करवा दिया आपको मैंने, ठीक है। ब्रंजक चूड़ भी हो गया आपका, बेकिंग सोडा भी हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब पढ़ेंगे हम धोने का सोडा। चौथा है आपका कौन सा, धोने का सोडा। लवणों से केमिकल्स एक और बनता है, कौन सा बनता है, धोने वाला जो सोडा होता है उसका। तो इसे रफ करके लिख लेते हैं यहाँ पे। चौथा आपका कौन सा केमिकल प्राप्त होता है, धोने का सोडा। जो धोने वाला सोडा होता है, क्या होता है दोस्तों, धोने का सोडा। धोने का सोडा, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों Na2CO3.10H2O, सिंपल सा है। और चौथा है आपका केमिकल निर्माण, तीसरा तो वो करा दिया मैंने, ये कौन सा आपका, चौथा। फटाफट से हेडिंग बना लीजिए, धोने का सोडा Na2CO3.10H2O। देखिए सिंपल सा, इसमें एक रिएक्शन देख लेते हैं डायरेक्टली। जैसे दोस्तों मैं बोलूँ Na2CO3.10 + 10H2O की क्रिया कराते हैं, तो सिंपल सा ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है Na2CO3.10H2O। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर केवल ही पॉइंटिंग में चेंज हो जाता है, कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। और उसका जो उपयोग होता है कांच, साबुन और जो कागज उद्योग में भी होता है, किसमें, कांच साबुन लिख लेते हैं स्वाद को, कांच साबुन व कागज उद्योग में उपयोग। एक तो घरों की सफाई में होता है इसका, किसमें, घरों की सफाई में, किसमें दोस्तों, घरों की सफाई में। किसका उपयोग किया जाता है आपका, धोने के सोडा का। दूसरा उपयोग हो जाएगा कांच व साबुन, कांच साबुन व कागज के उद्योग में, किसमें, कांच लिख लेते हैं यहाँ पे, कांच साबुन यहाँ पे हम कांच साबुन आदि ETC के उद्योग में, या फिर कागज भी लिख लीजिए आप इसमें, कांच साबुन कागज ETC के उद्योग में, एसेक्ट्रा के उद्योग में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। धोने का सोडा Na2CO3, रिएक्शन Na2CO3 + 10H2O गिव्स टू आपका जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा Na2CO3.10H2O, ठीक है। इसका उपयोग जो घर की सफाई में और कागज व साबुन और इनके कांच के उद्योग में भी प्रयोग किया जाता है, क्या, आपका धोने का सोडा, ठीक है। लास्ट बचा है आपका दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बचा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पांचवा है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस।
जल्दी से नोट कीजिए दोस्तों। यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं हम 5वीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी बोल देते हैं इसे हम शॉर्ट में। देखिए दोस्तों क्या है आपकी हेडिंग यहाँ पर 5वीं, यानी कि लवणों से 5वां जो केमिकल्स प्राप्त होता है आपका वो होता है यहाँ पे 5वां आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम बोलते हैं पीओपी। क्या बोलते हैं भाइयों? पीओपी। और इसका एक फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, यहाँ पे लिख लेते हैं हम फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला होता है इसका CaSO4। क्या होता है दोस्तों? CaSO4 पॉइंट हाफ H2O। क्या होता है इसका फॉर्मूला? CaSO4 पॉइंट हाफ H2O। जल्दी से उतार लीजिए, ये MCQ में भी पेपर में आता है। क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताइए, ठीक है? तो क्या फॉर्मूला होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का? CaSO4 पॉइंट हाफ H2O। फटाफट से नोट कर लीजिए दोस्तों जल्दी से। हेडिंग बना लीजिए पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए इसकी रिएक्शन देख लेते हैं इसकी एग्जांपल के तौर पर। क्या देख लेते हैं भाई इसकी रिएक्शन, ठीक है? जिससे ध्यान से देखते चलिएगा, कोई टफ कार नहीं होते, सिंपल है। CaSO4 क्या? CaSO4 पॉइंट हाफ H2O की क्रिया है ना, किसके साथ? 1/2 H2O के साथ करा देते हैं, ठीक है? तो गिव्स टू आपका क्या प्राप्त होता है? जिप्सम प्राप्त होता है। जिप्सम मतलब CaSO4.2H2O। क्या प्राप्त होता है आपका दोस्तों? जिप्सम प्राप्त होता है, CaSO4.2H2O। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? जिप्सम। क्या प्राप्त होता है आपका? जिप्सम। मतलब आप याद रखना दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या प्राप्त होता है आपका आगे चल के? जिप्सम उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। CaSO4 क्या बोल सकते हैं? CaSO4.2H2O। ये हो गया जिप्सम का फॉर्मूला। CaSO4 हाफ H2O, ये किसका हो गया आपका? पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, ठीक है? फटाफट से नोट कर लीजिए दोस्तों जल्दी से। जल्दी से नोट कर लीजिए। अब जैसे इसके उपयोग देख लेंगे हम। उपयोग मतलब जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग देखिए, जैसे दीवार बनाने में उपयोग होता है ये। क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे हमारी जो हड्डी टूट जाती है, आपने देखा होगा प्लास्टर वगैरह चढ़ के आता है तो वाइट वाइट कलर का दिखता है, वो पीओपी का होता है। किसका? यानी कि हड्डी वगैरह जो टूट जाती है उनको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पीओपी। घर की सजावटी जो सामान आते हैं, खिलौने जो आते हैं, उनमें उपयोग किया जाता है पीओपी। और देखा जाए तो आपका दीवार जो होती हैं, ये ऐसी जो दीवार होती हैं, दीवार को चिकना करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पुट्टी वगैरह आपने देखा होगा, किसका? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो उपयोग यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है? हेडिंग डाल के क्या लिखेंगे? उपयोग। बेसिकली सिंपल है। पहला उपयोग देख लेते हैं यहाँ पे, दीवारों को, इसको दोस्तों दीवारों को चिकना, दीवारों को चिकना करने में, ठीक है? दूसरा उपयोग हो जाएगा इसका दोस्तों खिलौने, खिलौने व सजावटी, खिलौने व सजावटी सामान में। इसमें दोस्तों खिलौने व सजावटी सामान में। तीसरा इसका हो जाएगा उपयोग दोस्तों हड्डी वगैरह जो होती हैं, क्या होता है? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में लिख सकते हैं। सिंपल तरीके से लिखते हैं, टूटी हड्डियों को जोड़ने में। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। इसमें दोस्तों टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, ठीक है? बेसिकली कुछ 3 लिखवा दिए हैं छोटे छोटे, ठीक है? ETC। तो यहाँ पे आपका ये लवणों से कुछ जो केमिकल्स प्राप्त होते हैं, रसायन जो प्राप्त होते हैं, है ना, जो लवणों से रसायनों का निर्माण होता है, 5 हो गए वो मैंने आपके 5 करा दिए।
विद इनके जो फॉर्मूले होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया जिप्सम का CaSO4 2H2O है ना, आपको जैसे मैंने बताया था धोनी का सोडे का Na2CO3.10H2O है ना। तो ये सिंपल से हैं, बस ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। और देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पर ये पूरा चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। इसमें अब कुछ नहीं बचा बताने के लायक जो आपका रह गया हो। तो मैं आपसे यही कहूँगा बेसिकली आपको इतनी बातें अच्छी तरीके समझ में आई होंगी, फटाफट से आप पहले नोट कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे चैप्टर को कर देते हैं एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से समाप्त। अब आप केवल अपने मॉडल में से, बुक में से केवल MCQ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन हैं, जितनी थ्योरी पढ़ाई है वो आपको वहाँ से कंप्लीट तरीके से मिल जाएंगे, आप अपनी नोटबुक्स में से देख सकते हैं, ठीक है। थ्योरी के बाहर से कोई भी आंसर नहीं आएगा आपका, जो भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि चैप्टर आपको कैसा लगा, ठीक है। और सभी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इस वाले लेक्चर को, इस वाले चैप्टर को, जैसे कि आप सभी के दोस्तों का भला हो, ठीक है। और आपका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा आपका कल से। फिर उस चैप्टर का नाम क्या है आपका, तीसरा चैप्टर है आपका केमिस्ट्री क्लास 10th का, धातु एवं अधातु। क्या नाम है चैप्टर का, धातु एवं अधातु। बहुत ही अच्छी तरीके से टिप्पणी के साथ पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम।